एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए टेकिंग लाइफ्स नाम की एक हॉलीवुड फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म 19 मार्च 2004 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 6.2 रेटिंग मिले हैं और इसे 77% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है और इसमें आपको एंजेलिना जोली मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। कहानी की शुरुआत मार्टिन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने घर से भाग कर आया है। जब वो बस स्टेशन पर पहुंचता है और कहीं के लिए टिकट लेना चाहता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। फिर वो वहां पर बैठे हुए एक लड़के को देखता है और उसी बस की टिकट ले लेता है जिसमें वो लड़का जा रहा है। सफर के दौरान उन दोनों लड़कों की आपस में बात होने लगती है। मार्टिन को पता चलता है कि उस लड़के का नाम मैट है। बातों ही बातों में मार्टिन मैट के परिवार वालों के बारे में उससे बातें पता कर लेता है। उससे बात करते करते उसे पता चलता है कि वो अपने घर वालों से दूर आ गया है। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था जहाँ पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने घर से भाग चुका है और अब वो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता है। अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो बस बंद पड़ जाती है। मैट मार्टिन को बताता है कि पिछली बार जब इस तरह से बस खराब हुई थी तो उसे 8 घंटे एक जगह पर वेट करना पड़ा। इसीलिए वो दोनों ये तय करते हैं कि वो कार हायर करके खुद ही वहां से चले जाएंगे। मार्टिन कार को ड्राइव कर रहा है और मैट लगातार उससे बातें किए जा रहा है। अचानक से कुछ होता है और उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। मैट को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मार्टिन से कहता है कि अब से गाड़ी वही चलाएगा। मार्टिन जिस तरह से टायर को फिक्स करने लगता है, मैट ये समझ जाता है कि उसने आज तक कभी भी किसी गाड़ी का टायर नहीं बदला है। मैट मार्टिन को वहां से हटाता है और खुद गाड़ी का टायर बदलने लगता है। मार्टिन के दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि पीछे से जब अचानक से गाड़ी आती है तो वो मैट को बहुत ही अजीब नजरों से देखता है। वो अचानक से मैट से माफी मांगता है और उसे आती हुई गाड़ी के आगे धकेल देता है। इस तरह से गाड़ी चलाने वाले का ध्यान भी भटक जाता है क्योंकि उसके हाथों मैट की मौत हो जाती है। आगे जाकर वो गाड़ी भी पलट जाती है और उस ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। यहाँ अब हम एक बहुत ही अजीब सी चीज देखते हैं। मार्टिन अपना पर्स और अपनी कुछ चीजें मैट के पास फेंक देता है। साथ ही पत्थर से उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देता है। थोड़ी देर बाद हमें ये समझ में आता है कि मार्टिन ने मैट की आइडेंटिटी चुरा ली है क्योंकि वो अपने जीवन से छुटकारा चाहता था। न्यूज पर जब ये खबर चलती है कि एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत हो गई है और उसके पास मार्टिन का वॉलेट मिला है तो उसकी माँ को भी ये यकीन हो जाता है कि वो उसका ही बेटा था जिसकी मौत हुई है। मार्टिन अब मैट की जिंदगी जीने लगता है और अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है। लोगों को जान से मारने में मार्टिन को किसी तरह का मजा आता था। 19 साल बीत जाते हैं लेकिन वो लोगों को मारना बंद नहीं करता। बीच में लोग मरते ही रहते हैं। इसके बाद हमें सीधा 19 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर मॉन्ट्रियल कनाडा में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लाश मिलती है। ये लाश बहुत ही बुरी तरह से सड़ चुकी थी और इसके बारे में भी ये कमाल की बात थी कि इसके चेहरे को भी बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। इस लाश के बरामद होने के साथ साथ एक घटना और भी घटती है। एक औरत अचानक से पुलिस वालों के पास आती है और वो कहती है कि उसने अपने बेटे को देखा है। पुलिस वालों को इस केस में कुछ दम नहीं लगता, लेकिन वो औरत पुलिस वालों से कहती है कि उसके बेटे की 19 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन आज जब वो फेरी से ट्रैवल कर रही थी तो अचानक से उसने वहां एक इंसान को देखा। उस इंसान ने जैसे ही उससे नजरें मिलाई वो उसकी आंखें देखते ही समझ गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है, मार्टिन एशर। वो पुलिस वालों से कहती है कि उन्हें मार्टिन को ढूंढना ही होगा क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मॉन्ट्रियल पुलिस में जोसेफ इस केस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जोसेफ को ये पता चलता है कि एजेंट स्कॉट को FBI से बुलाया गया है ताकि वो इस केस में उनकी मदद कर सके। जोसेफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने बॉस से बार बार ये कहता है कि इस केस को वो लोग हैंडल कर सकते हैं और उन्हें इसमें FBI की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी एजेंट इलियाना स्कॉट यानी कि एंजेलिना जोली को वहां पर बुलाया जाता है जो कि FBI की एक स्पेशल एजेंट है। इलियाना के काम करने का तरीका बाकी लोगों से काफी अलग है क्योंकि मॉन्ट्रियल पुलिस जब इलियाना को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो उन्हें उस कब्र में मिलती है जहां से वो लाश मिली थी। इलियाना उस कब्र में काफी देर से लेटी हुई थी और वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस इंसान के साथ हुआ क्या था। जोसेफ को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और वो अपने बॉस से कहता है कि उसे यहाँ पर बुलाने का उनका ये डिसीजन गलत है। इलियाना जैसे ही उस कब्र से बाहर आती है वो उनसे कहती है कि इस मर्डर को बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया था क्योंकि कब्र की लंबाई बिल्कुल उतनी थी जितनी की विक्टिम की हाइट थी, यानी कि खूनी उस इंसान का बहुत दिनों से पीछा कर रहा था और वो ये जानता था कि वो इसी रास्ते से गुजरेगा। साथ ही कमाल की बात ये थी कि खूनी ये चाहता था कि उन लोगों को ये लाश मिले क्योंकि और कोई वजह नहीं हो सकती कि वो इस लाश को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दफनाए। इलियाना इस केस को सॉल्व करने के लिए मॉन्ट्रियल शिफ्ट हो जाती है। ये सुनने में काफी अजीब लगेगा लेकिन इलियाना अपने कमरे में हर जगह उस हादसे की फोटोज को पेस्ट कर देती है
यहाँ तक कि अपने बेड के ऊपर भी, ताकि वो हमेशा उसकी नजरों के सामने ही रहे। अभी वो लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ये पता चलता है कि उस खूनी ने दोबारा किसी को मारने की कोशिश की है। जिस इंसान को मारने की कोशिश की गई है वो तो मर चुका है, लेकिन उसके साथ ही एक गवाह भी मिला है जिसका नाम जेम्स कॉस्टा है। जेम्स का ये कहना है कि उसने उस खूनी को अच्छी तरह से देखा है और वो उसका स्केच बना सकता है। जोसेफ के इंटेरोगेट करने के बाद एजेंट इलियाना भी उसे इंटेरोगेट करने जाती हैं, लेकिन जब वो उससे बात करके बाहर निकलती हैं तो वो सबसे कहती हैं कि उन्हें इस इंसान पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाश के गले पर जो निशान थे वो ऐसे इंसान ने बनाए थे जो लेफ्ट हैंड से काम करता था, जबकि जेम्स अपने राइट हैंड से सारे काम कर रहा था। इसके अलावा इलियाना ने जैसे ही मर्डर वेपन को स्कॉट के सामने लाया, उसके रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन थे, जबकि सीरियल किलर्स जब भी किसी मर्डर वेपन को देखते हैं तो उनके रिएक्शंस काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं, क्योंकि किसी को जान से मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जोसेफ इलियाना को धमकाने की कोशिश करता है कि इस केस में उसकी जजमेंट गलत हो रही है, लेकिन जब जेम्स इलियाना को अनकंफर्टेबल होता हुआ देखता है तो वो उसे जोसेफ से बचाने के लिए आता है। वो इलियाना से कहता है कि उसके घर में उसकी 3 बहनें हैं और वो समझता है कि कब एक लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है। इलियाना को जेम्स का ऐसा करना पसंद आता है और उसकी नजरों में उसकी इमेज एक अच्छे इंसान जैसी बन जाती है। इसके बाद जेम्स स्कॉट की मदद से किलर का एक स्केच बनाया जाता है। साथ ही फॉरेंसिक टीम उस इंसान का चेहरा भी बना लेती है जिसका मर्डर हुआ है। जिस इंसान का खून हुआ था उसका नाम हेनरी था और इलियाना बाकी की टीम को साथ में लेकर उस इंसान के घर पर पहुंचती है। जैसे ही वो लोग उसके घर पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि इस घर को पूरी तरह से प्लास्टिक से बंद किया गया है। किलर जो कोई भी था वो इसी घर में रह रहा था। इलियाना जैसे ही घर की छत को खोलती है वहां से उसे चेन्स में लिपटी हुई एक और इंसान की लाश मिलती है। लाश के साथ उन लोगों को एक अंगूठी भी मिलती है और उस अंगूठी पर उस इंसान का नाम लिखा था। इस इंसान का नाम क्लार्क विलियम एडवर्ड्स था और ये काफी दिनों से यहाँ पर बंद था। इलियाना के कहने के बाद इस केस की पूरी इन्फॉर्मेशन को मीडिया से छुपाया जाता है, क्योंकि सीरियल किलर जो भी था उसे अटेंशन पसंद था और वो उस अटेंशन को उससे छीनना चाहते थे। जेम्स जहाँ कहीं भी जाता है कोई इंसान उसका पीछा करता है और ये इंसान वही है जिसका जेम्स ने स्केच बनाया था। एक रोज जेम्स जब खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एजेंट इलियाना से होती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी दौरान जेम्स उसे केस के बारे में कुछ चीजें पूछता है। जेम्स काफी डरा हुआ है, इसीलिए इलियाना उसे अपना नंबर देती है। इसीलिए वो जेम्स से कहती है कि जब कभी भी उसे उसकी जरूरत हो वो उसे कॉल करके बुला सकता है। जब हेनरी के घर के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं तो उन लोगों को ये पता चलता है कि उस घर से बहुत से कॉल्स रिबेका एशर नाम की एक औरत को किए गए थे और रिबेका एशर और कोई नहीं बल्कि मार्टिन एशर की माँ थी। इलियाना अब रिबेका एशर से मिलने जाती है। जब वो उससे बात करती है तो उसे ये पता चलता है कि रिबेका के 2 बेटे थे। रिबेका के दोनों बेटे मार्टिन और रीज आइडेंटिकल ट्विंस थे। वो दोनों जब 14 साल के थे तब वो सर्फिंग करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर रीज पानी में गिर गया और मार्टिन उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन फिर भी मार्टिन ही जिंदा बचा और रीज की वहीं पर मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया मार्टिन काफी ज्यादा वायलेंट होता गया। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि 16 की उम्र तक आते आते मार्टिन उसके सारे गहने चुराकर घर से भाग गया था। इलियाना उसकी बातों से ये नोटिस करती है कि रीज के प्रति उसका प्यार बहुत ज्यादा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो मार्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद रिबेका बताती है कि 19 साल पहले उसे ये पता चला कि उसके बेटे मार्टिन का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वालों ने जब उसे लाश देखने के लिए बुलाया तो वो लाश नहीं देख पाई, लेकिन उसकी सारी चीजें देखकर उसे ये समझ आ गया था कि ये लाश मार्टिन की ही थी। इलियाना जैसे ही वापस पहुंचती है वो अपनी टीम वालों से कहती है कि उन लोगों को मार्टिन की कब्र को खोदना होगा। वो लोग जैसे ही मार्टिन की कब्र को खोदते हैं और उसे फॉरेंसिक्स में भेजते हैं, उन्हें ये बात पता चलती है कि ये लाश असल में मार्टिन एशर की थी ही नहीं। रिबेका के अनुसार मार्टिन के शरीर पर बस एक चोट थी जो कि किसी एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन ये लाश जिस किसी भी इंसान की थी इसके शरीर पर बहुत सारी चोटें थी और जो चोट बचपन में मार्टिन को लगी थी वो इस शरीर पर थी ही नहीं, यानी कि ये लाश किसी और की थी। इलियाना और उसकी टीम को अब इस बात पर पूरा भरोसा हो जाता है कि मार्टिन जिंदा है और उसकी माँ की जान भी खतरे में है, इसीलिए वो उसकी माँ को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। इलियाना जब रिबेका के घर से निकली थी तो वहां पर उसने एक सीक्रेट दरवाजा देखा था और उसे ये बात पता थी कि उस घर में एक सीक्रेट कमरा भी था। बिना सर्च वारंट किए जब इलियाना उस घर को ढूंढने के लिए जाती है और उसे वो कमरा मिलता है तो उसे ये पता चलता है कि वो कमरा मार्टिन का था और उसे उस घर में छुपा के रखा जाता था। इलियाना उसके बेड पर सोती है और देखती है कि छत पर मार्टिन लिखा है कि तभी अचानक से बेड के नीचे से उस पर एक हमला होता है, यानी कि मार्टिन अभी भी उसी कमरे में था और वो वहीं पर रहता था। इससे पहले कि इलियाना उसका चेहरा देखती वो इलियाना को जख्मी कर वहां से भाग जाता है
इलियाना हताश होकर अपने होटल रूम में पहुंचती है क्योंकि किलर उसके पास ही था, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाई। जब वो एक एक करके सारी तस्वीरों को देखने लगती है तो उसके सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। वो जोसेफ को कॉल करती है और उसे ऑफिस में जल्दी बुलाती है। इलियाना अब अपनी टीम से कहती है कि 19 साल पहले मार्टिन एशर की मौत हो गई थी, जो खबर बिल्कुल झूठी थी। मार्टिन ने उस वक्त किसी और इंसान की आइडेंटिटी चुराई थी और वो आज भी जिंदा है। 19 साल बाद उसने हेनरी का कत्ल किया है, जिसकी लाश उस कंस्ट्रक्शन साइट पर बरामद हुई थी, लेकिन उसके बीच में भी उसने बहुत से कत्ल किए हैं। उन लोगों की रिपोर्ट्स में 19 अनसॉल्व मर्डर्स थे, जिनमें से 11 उसकी प्रोफाइल के साथ मैच होते थे, यानी कि उन 11 लोगों को बहुत मुमकिन था कि मार्टिन एशर ने ही मारा था। इस बीच भी मार्टिन अपनी आइडेंटिटीज बदलता रहा है। वो लोगों को जान से मार देता है और उनकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। ठीक इसी तरह से उसने हेनरी के साथ भी किया था। उसने हेनरी की आइडेंटिटी को इतनी चालाकी के साथ चुराया कि वो उसके घर में रहता था, उसके क्रेडिट कार्ड को यूज करता था, यहाँ तक कि वो उसके टैक्सेस भी भरता था ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो। किलर का बस एक ही मोटिव है, वो लोगों की जिंदगियां जीना चाहता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है। वो ऐसा कुछ चाहता है जो उसकी लाइफ में नहीं है। मार्टिन बचपन से ही ये बात जानता था कि उसकी माँ रीस को ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उसकी जलन इस हद तक बढ़ गई कि उसने एक रोज रीस को जान से मार डाला। अभी इलियाना इस बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उन लोगों को जेम्स की कॉल आती है। जेम्स पेशे से एक पेंटर है और वो पुलिस वालों को बताता है कि आज अचानक से उसकी गैलरी में कोई घुस आया था और उसका सामान यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़ा है। उसकी गैलरी से कुछ भी गायब नहीं हुआ है, सिर्फ 2 चीजें गायब हैं, एक उसका ऑर्गेनाइजर और दूसरा उसका बिजनेस चेकबुक। इलियाना जैसे ही अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है, वो देखती है कि उसके कैलेंडर पर एक नाम छपा है। ये नाम क्लार्क विलियम एडवर्ड्स का है और जेम्स कल शाम उससे मिलने वाला है। इलियाना और उसकी टीम अब जेम्स को पूरी बात बताते हैं। वो उसे समझाते हैं कि शायद वो किलर अब जेम्स की आइडेंटिटी चुराना चाहता है या फिर उसे जान से मारना चाहता है। जेम्स ये बात सुनकर बुरी तरह से डर जाता है और वो पुलिस वालों की मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन इलियाना उसे पूरी तरह से सांत्वना देती है और उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे बस उस इंसान का इंतजार करना होगा और पुलिस हर वक्त उस पर नजर रखे रहेगी। बहुत समझाने के बाद जेम्स इस काम के लिए तैयार हो जाता है। वो ठीक उसी जगह पर बैठा रहता है जहाँ पर किलर उससे मिलने आने वाला है। अचानक से उसके टेबल पर एक टिश्यू पेपर आता है जहाँ पर ये लिखा है कि उसे मेंस वॉशरूम में आना है। वो इलियाना और उसकी टीम को इस बारे में बताता है और खुद रेस्ट रूम चला जाता है। वहां पर उसे जोसेफ मिलता है और वो उससे कहता है कि किलर ने शायद उन लोगों को बेवकूफ बनाया है और वो वहां पर नहीं आने वाला। जब पुलिस वालों को जेम्स को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है तो जेम्स इस बात पर इंसिस्ट करता है कि वो चाहता है कि इलियाना उसे घर छोड़े। इलियाना जब उसे घर छोड़ने के लिए आती है तो वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। इलियाना भी कहीं ना कहीं जेम्स को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो अपने बॉस से कहती है कि उसे वापस जाना है क्योंकि इस केस पर उसका काम खत्म हो चुका है। क्योंकि उसका बॉस उसे अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो कहता है कि वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इलियाना इस बात पर इंसिस्ट करती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी चीज उसकी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करे, इसीलिए उन लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि वो उसे इस केस से बाहर कर दें। इलियाना के बॉस के बार बार इंसिस्ट करने पर वो इस केस पर बनी रहती है। फ्राइडे को जब गैलरी में शो शुरू होता है, सब लोग जेम्स के आसपास ही रहते हैं ताकि जेम्स को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। जेम्स ने जिस इंसान का स्केच बनाया था, जैसे ही इलियाना उस इंसान को पार्टी में देखती है, वो सब लोगों को अलर्ट कर देती है। सब लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो इंसान कहीं भीड़ में गायब हो जाता है। उन लोगों को अब ये लगने लगता है कि जेम्स की जान को खतरा है, इसीलिए उसे कहीं दूर भेजने की तैयारी की जाती है। पैकिंग और मूविंग में पुलिस वाले उसकी पूरी तरह से मदद करते हैं, लेकिन जेम्स जैसे ही बचा हुआ सामान लाने के लिए अपने घर में वापस जाता है, वो इंसान उसे वहीं पर मिलता है। जेम्स को देखते ही वो इंसान उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जेम्स अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन क्योंकि उसे वो यूज करनी नहीं आती, इसीलिए वो इस इंसान को मार नहीं पाता। वो मदद के लिए चिल्लाता है और एक पुलिस वाला उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला वहां पर पहुंचता है, उसे गोली मारकर जान से मार दिया जाता है। अब वो इंसान जेम्स को गाड़ी में बिठाकर उसे वहां से ले जाने लगता है। इलियाना को इस बात की भनक लग जाती है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है। आगे चलकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेम्स की जान बच जाती है, लेकिन जिस इंसान को पुलिस मार्टिन एशर समझ रही थी, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में जेम्स को थोड़ी सी चोट आती है और उसकी बाजू पर स्टिचेस लगते हैं। इलियाना और जेम्स के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, वो और गहरा होने लगता है। केस खत्म होने के बाद जेम्स इलियाना के कमरे में आता है। उस रात दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है और अगली सुबह जैसे ही इलियाना उठती है, वो देखती है कि उसके चेहरे पर खून लगा है। वो भागते हुए जेम्स के पास जाती है और देखती है कि उसकी बाजू पर लगे हुए स्टिचेस खुल चुके हैं। वो दोबारा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी बाजू पर स्टिचेस लगवाती है।
उसकी आंखों में ये साफ साफ दिख रहा था कि वो जेम्स को प्यार करने लगी थी और जेम्स भी पूरी तरह से कमिटेड दिख रहा था। जिस इंसान को मार्टिन एशर समझकर मारा गया था, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रिबेका एशर को वहां पर बुलाया जाता है। रिबेका जैसे ही उस लाश को देखती है, वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उससे पूछ सकें कि क्या ये इंसान मार्टिन एशर है या नहीं। रिबेका किसी से भी बात किए बिना लिफ्ट में चली जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात जेम्स कोस्टा से होती है। जेम्स उसे मामा कहकर बुलाता है, यानी कि मार्टिन एशर और कोई नहीं बल्कि जेम्स कोस्टा ही था। रिबेका उसे पहली नजर में ही पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि वो उससे डरती नहीं है और उसने आज तक सिर्फ रीस से प्यार किया था और उससे नहीं। बाकी पुलिस वालों के साथ साथ इलियाना भी रिबेका के पीछे भागती है। जब उसे ये लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है तो वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाती है। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुलता है, वो देखती है कि रिबेका एशर वहां पर मरी हुई पड़ी है और जेम्स के हाथों पर खून लगा है। उसे समझते हुए देर नहीं लगती कि जेम्स और कोई नहीं बल्कि मार्टिन एशर ही है। उसके पास एक मौका था कि वो उसे जान से मार सकती थी, लेकिन वो पूरी तरह से सुन पड़ जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। बाकी के पुलिस वाले भागते हुए उसके पास आते हैं और वो धीमी आवाज में चिल्लाती है कि ये सब जेम्स ने ही किया है और जेम्स ही मार्टिन एशर है। वो लोग मार्टिन के पीछे भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन एशर उन लोगों के हाथों से निकल जाता है। जोसेफ ये बात समझ चुका था कि ये सब कुछ इलियाना की लापरवाही की वजह से हुआ है। जैसे ही इलियाना उससे बात करने की कोशिश करती है, वो उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। उनके बॉस को ये बात बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लगती है, लेकिन फिर भी इलियाना जोसेफ का साथ देती है और वो कहती है कि जोसेफ ने बिल्कुल सही किया है क्योंकि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। जिस इंसान को मार्टिन एशर समझ के मारा गया था वो क्रिस्टोफर हार्ट था। क्रिस्टोफर एक ड्रग डीलर होने के साथ साथ एक आर्ट डीलर भी था। उसने मार्टिन एशर को बहुत सारी पेंटिंग्स बेची थी ताकि वो अपनी गैलरी सेट कर सके और उसने उसे वो पैसे नहीं दिए थे जिन पैसों को लेने के लिए वो बार बार उसके पीछे जाता था। मार्टिन ने बड़ी ही चालाकी के साथ क्रिस्टोफर का चेहरा किलर का चेहरा बना दिया था और ना चाहते हुए भी पुलिस वाले अब उसके पीछे पड़ गए थे। मार्टिन एक क्रेडिट कार्ड यूज करता है जिसकी वजह से पुलिस वालों को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जोसेफ और बाकी के टीम मेंबर्स उसके पीछे जाते हैं। जोसेफ अब इलियाना के पास आता है और वो उसे कहता है कि वो शर्मिंदा है क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था। इलियाना बस उसे एक बात कहती है कि जोसेफ को उसे जान से मारना होगा और जोसेफ उसे ये वादा करता है कि वो मार्टिन एशर को मारकर ही वापस आएगा। मार्टिन यहाँ पर भी पुलिस वालों से 4 कदम आगे निकल जाता है। वो स्टेशन पर ही एक इंसान को अपना टारगेट बनाता है। वो उससे बातें करता है और उससे उसके परिवार के बारे में जानता है। ट्रेन का टनल आते ही वो उसे ट्रेन से धक्का दे देता है और उसकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। इस तरह से पुलिस वाले उसे ढूंढते रह जाते हैं और वो किसी और इंसान की आइडेंटिटी लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद इलियाना की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इलियाना जैसे ही होटल रूम पहुंचती है, उसकी आंखों के सामने हर वो बात आती है जो जेम्स ने उससे झूठ कही थी। इलियाना की इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इतने सालों का उसका बना बनाया करियर और इज्जत सब डूब जाते हैं। वो अपने घर लौट आती है और अपनी बाकी की जिंदगी पेंसिल्वेनिया में गुजारने लगती है। इसके बाद हमें 7 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर इलियाना एक फार्मेसी स्टोर पर है। 7 महीने बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि इलियाना प्रेग्नेंट है। ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि मार्टिन एशर का है। वो अपनी दवाइयां लेकर अपने घर वापस पहुंचती है और वो एक अकेले और सुनसान घर में रह रही है जहां उसके आसपास कोई भी नहीं रहता। उसकी जिंदगी इसी तरह से बीत रही होती है कि अचानक से एक रोज जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आती है, वो देखती है कि मार्टिन एशर उसके सामने खड़ा है। उसने अपने घर में जहां जहां गन्स और चाकू छुपा कर रखे थे, मार्टिन ने वो सब के सब निकाल लिए थे क्योंकि वो हर वक्त उस पर नजर रखे हुआ था। वो उससे कहता है कि उसने हर वक्त उसको देखा है क्योंकि वो जानता था कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। इलियाना जॉब छोड़कर आ गई और किसी को ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, लेकिन फिर भी उसने छोटे छोटे क्लूज को देखकर उसकी लोकेशन ढूंढकर निकाल ही ली। इलियाना किसी से बात नहीं करती है और साथ ही कोई फोन कॉल्स भी नहीं करती है ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर सके, लेकिन फिर भी उसके लिए उसको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो इलियाना के पास आता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि उसके पेट में उसके बेटे पल रहे हैं। उसके पेट में पलने वाले ट्विंस उसी के हैं और वो उनके लिए ही यहाँ पर आया है। मार्टिन अब इलियाना से कहता है कि वो फ्रेश स्टार्ट लेना चाहता है। वो चाहता है कि वो दोनों अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करें। इलियाना जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनती है, वो उसे इनकार कर देती है और जैसे ही वो उसके मुंह से ना सुनता है, वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इलियाना प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो फर्श पर जा गिरती है। अपने बच्चों को बचाने के लिए इलियाना उसकी बातों को मानने लगती है और कहती है कि वो उसकी बातें मानने के लिए तैयार है। इतना सुनने के बाद भी मार्टिन को शांति नहीं मिलती।
वो उसे मारता रहता है और अचानक से इलियाना अपने सामने पड़ी कैंची उठा लेती है। वो कैंची से उसे हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन वो कैंची उसके हाथ से छुड़ा लेता है और उसे उसके पेट में मार देता है। कैंची उसके पेट में मारने के बाद वो उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो इन बच्चों को जन्म दे। अचानक से ऐसा कुछ होता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। इलियाना अपने पेट में से वो कैंची निकालती है और उसे मार्टिन एशर की छाती में मार देती है। मार्टिन को यकीन नहीं होता कि उसके साथ ये हुआ है। तभी इलियाना अपने फेक पेट को निकालकर फर्श पर फेंक देती है। वो उसे कहती है कि मार्टिन ने अब तक जो कुछ भी देखा वो वही सब था जो वो उसे दिखाना चाहती थी, और वो प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं। उसने 7 महीने तक ये सब प्लान किया और यहाँ पर बैठकर उसका इंतजार किया ताकि एक रोज जब वो यहाँ पर आए तो वो उसे जान से मार सके। मार्टिन की वहीं पर मौत हो जाती है और इलियाना के फोन पर जोसेफ की कॉल आती है। इलियाना की आवाज सुनते ही जोसेफ ये बात समझ आता है कि उसने मार्टिन एशर को जान से मार दिया है, और वो उससे कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए वहां पर आ रहा है। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर मैं इस फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये बहुत ही कमाल की सस्पेंस फिल्म है। कहानी परत दर परत आपकी आंखों के सामने खुलती रहती है और सस्पेंस भी बना रहता है। तो जिन लोगों को सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं उन लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। साथ ही एंजेलिना जोली के कैरेक्टर को इतना ज्यादा कैरिज्मेटिक दिखाया गया है और उनकी एक्टिंग ने उसे इतना ज्यादा कैरिज्मेटिक बना दिया है कि आपको उस कैरेक्टर के साथ एक लगाव सा हो जाएगा। सो मेरी तरफ से ये फिल्म आपको 100% रिकमेंडेड है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आपको ये फिल्म देखने के बाद और ज्यादा अमेजिंग लगेगी। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि फिल्म का कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, या अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेस्ट आपके व्यूज़ का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।